सभी उपस्थित हुए हैं। हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए क्योंकि हमें जो मतलब जो हमें पढ़ाया जा रहा है, हम उसका अपना पूरा विवरण इस मतलब पूरे स्कूल के विद्यार्थियों के सामने अपने बात को रखें तथा उन तक अपने इस दिन में सीखे हुए अपनी सीख को उनके सामने प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम मैं कक्षा 6 से बबीता गोस्वामी को बुलाना चाहूँगा। इन्होंने आज जो भी पढ़ा हो वो ये सारे स्कूल के बच्चों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करें। सभी शांत होकर ये चीज देखें और इसे अपनी कॉपी में नोट भी करें। कक्षा 6, 7 व 8 के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपना मध्याह्न भोजन के लिए जाएं। मेरा अन्य विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इसकी आवाज़ शांत होकर अपने ध्यान को इस ओर आकर्षित करें। हमने आपसे बात आपने कहा था कि हम लोग जीवनवादी के बारे में बात करें। जीवनवादी आज का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा और ये बहुत आवश्यक है कि आप लोग इन बातों को समझे। किसी को लड़की यहाँ से आगे आ जाएगी, आगे आ जाओगे, जल्दी करो जीवनवादी क्या है? मुझे तौर पर जो हम बात करते हैं पानी के त्वरित अवस्था में और यहाँ पर का टेम्परेचर करीब गौर करके और हम किस बात करने जा रहे हैं, ग्लोब हमारा पूरा जो है गर्म होने जा रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर क्यों बढ़ा तो जो समझ है तमाम वैक्यूम का यूज करते हैं। आपसे पहले हम वैक्यूम का उपयोग नहीं करते, तो आज हम तमाम वैक्यूम का उपयोग कर रहे हैं। गाँव से गाँव और छोटे से छोटे का वैक्यूम जा रहे हैं और 64% जो पॉल्यूशन है वैक्यूम और इससे क्या होता है, CO2 का इमिशन होता है। से हो रहा है आपका हो रहा है आपका और डोमेस्टिक हम यूज करते हैं घर में, उससे हो रहा है। और ये क्या हो रही है, चारों ओर एक लेयर बना देती है। एक चारों ओर से लेयर बना देती है
हो रही है वो आपकी है मीथेन गैस। मीथेन गैस और वाटर में तीन चीजें मुख्यतः है। एक तो मीथेन है, एक वाटर वेपर है और तीसरी चीज CO2 बहुत बड़ी मात्रा में निकलती है। गैस छोड़ने को कौन से को का और आप देख रहे हैं कि हर जगह ये फूल की यहाँ तक कि आप देखिए हल्की की फूल दिखाई देगी। अंदर तो आ जाती है यहाँ से बाहर जाती है ये CO2 की लेयर जो इसको वापस कर देती है। पहले से क्या होता था ये लेयर नहीं थी। मेरे करने के बाद एक आप बच्चे सब लोग दोबारा करेंगे इसलिए आप अपने पानी नोट करना चाहे नोट कर ले चाहे कुछ कर ये लेयर क्या होती है बाहर चली जाती है। ये जो गर्मी से बाहर चली जाती है अभी CO2 के लेयर क्या करते हैं इस गर्मी को वापस ले देती है। ये किरण आई रोशनी आई गर्मी आई पहले से ये बाहर निकल जाती है मास्टर से तो पृथ्वी जैसी ठंडी की वैसी रहती। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वापस आ जा रही है तो इसके वापस आने से पृथ्वी पर जो टेम्परेचर काफी बड़ी मात्रा में बढ़ जा रहा है। इसको हम कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कर रहे हैं इसको हम ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोब जो है पूरा पृथ्वी जो है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी पृथ्वी में है क्या देखें आप पृथ्वी में समुद्र है पृथ्वी में स्नो कैप एरिया बर्फ वाले इलाके और पृथ्वी में अर्थ है ये क्रस्ट। जब गर्मी पड़ती है तो बहुत सी जातियाँ ऐसी होती हैं जो 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। हमें अंदाज में अगर भाई जब 30 डिग्री सेल्सियस में रहने के अभ्यस्त है तो 25 भी हो जाएगा तो चल जाएगा हमारी। लेकिन बहुत सी प्रजातियाँ ऐसी होती हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के हाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वो प्रजातियाँ मर जाती। मुझे बहुत साल पहले कहा कि डायनासोर भी जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मर गए। अब इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है? दूसरा इम्पैक्ट इसका यह है कि जो टेम्परेचर आपका बढ़ गया पृथ्वी का 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया ये पृथ्वी के हिसाब से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ये जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी पृथ्वी में जो क्रॉप का साइकिल है जो क्रॉप साइकिल है फसल आपके गेहूँ में इतनी डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की आवश्यकता है भाई जब 30 डिग्री सेल्सियस की गेहूँ की आवश्यकता है अगर टेम्परेचर आपका 32 हो गया तो उसके क्रॉप में अंतर आ जाएगा जब आपका धान है उसमें अंतर आ जाएगा। और बहुत से इलाके ऐसे जिन इलाकों में गर्मी हमारा इंडिया ये गर्म इलाका है लेकिन दूसरे देश जैसे आपके ब्रिटेन है जर्मनी है कनाडा है फिनलैंड है ये देश जहाँ ठंडा होता है वहाँ तो टेम्परेचर बढ़ गया। अगर आप इन देशों में जाएंगे जिनकी मैं आपसे बात करूँ यूरोपियन कंट्रीज में कुछ जैसे ग्रीनलैंड है फिनलैंड है यहाँ पर पेड़ पौधे उगाना ही बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक्सट्रीम ठंडा होता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से इन इलाकों में तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा अच्छा हो जाएगा यहाँ तो क्रॉप होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अधिकांश इलाके जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हमारे देश जैसे हमारा देश है या अमेरिका है इन देशों में क्रॉप का जो साइकिल है वो पूर्णतः बिगड़ जाएगा। और आप देखिए कि हम सन 47 में हमारी आबादी थी 40 करोड़ 47 में हम थे 40 करोड़ 80 में हम हो गए 60 करोड़ और 2010 में हम हो गए हैं 120 करोड़ या 121 करोड़। हम 47 से आज कितने हो गए? हमें बहुत खाने की आवश्यकता कहाँ पैदा करें? हम आपको जो खाना खिला रहे हैं बेसिकली ये खाना नहीं है, ये बिल्कुल
केमिकल मैन्योरिंग है। हम आपको खाना दिखा रहे हैं, खाना खिलाने की बात हम नहीं कर, खाना तो जो बहुत बढ़िया पौष्टिक होता है उसकी बात हम नहीं कर, हम आपको काले तुष्टि दे रहे हैं कि भाई ककड़ी है, इस ककड़ी खाइए, लेकिन ककड़ी की जो तत्व होने चाहिए थे वो तत्व उसके अंदर नहीं है। हम आपको केवल खाना दिखाकर संतुष्ट कर दो, खाना खिलाने की कोई संभावना नहीं है। और ये बात यही मानी जा रही है कि पृथ्वी की जनसंख्या को 2/3 कम करना पड़ेगा। अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा तो कम से कम 2/3 जनसंख्या भी कम करनी पड़ेगी दुनिया के अंदर। ये हमारे हाथ पर नहीं है। और इसका दूसरा तो देखिए आप, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर ये जो स्नो कैप एरिया है, अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, हिमालय है, आल्प्स है, एंडीज पर्वतमाला है, यहाँ की बर्फ पिघलेगी, यहाँ की बर्फ पिघलेगी। अगर ये ज़्यादा पिघल गई तो नदियों में बाढ़ आ जाएगी, तो बाढ़ से नुकसान हो जाएगा। और अगर सपोज करें इसके अलावा क्या होगा, जो इलाके ये समुद्र का तल भी क्या होगा, बढ़ जाए, भी यहाँ तक थोड़ी ऊपर जमीन पर भी पानी आ जाएगा, तो समुद्र तटीय इलाके जैसे मालदीव है या बम्बई है, बांग्लादेश के कुछ भाग है, ये पूरा में और पानी के अंदर समा जाएगी। हॉलैंड है, पूरा पानी चल जाए। अब कल्पना कीजिए उन लोग की स्थिति कैसा सोचते होंगे वो लोग। इवन मालदीव ने तो अपने वहाँ इसको सब बिल्कुल कम कर दिया, फ्यूल का यूज करना, बल्कि वो सीधे से प्रभावित हो रहे हैं उसको। अब इसका तीसरा पक्ष देखिए बेटे, जब ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और ये स्नोकैप एरिया करीब करीब खत्म होने शुरू होंगे, तो पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, काफी लोग मर जाएंगे। दूसरी ओर क्या होगा, टेम्परेचर आपका पृथ्वी का बहुत टेम्परेचर को ये स्नोकैप एरिया जो ये कंट्रोल करता है, पृथ्वी का टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे, जैसे ही ये स्नोकैप एरिया खत्म हो जाएगी, पृथ्वी का टेम्परेचर एकदम से बढ़, जो ये एरिया की आप बात कर रहे हैं, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड एकदम से बढ़ जाएगा। और वो स्थिति है कि पृथ्वी आपको जलने लगेगी, बर्निंग आउट हो जाएगी, वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। जिस आराम से आप बैठ रहे हैं, ये तो एक सुकून की बहुत ही की बात है, नहीं बैठ सकते। मान लीजिए आप 40 डिग्री सेल्सियस नहीं बैठ पाएंगे। आपका साइकिल खत्म हो जाएगा, पैदावार आपकी खत्म हो जाएंगी। दूसरी ओर क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कहीं मूसलाधार वर्षा होगी, और कहीं मूसलाधार वर्षा होगी तो वहाँ बाढ़ आ जाएगी, तो बाढ़ से कितना दिक्कत आएगी। कुछ बाढ़ से भी दिक्कत पैदा हो जाएगी। अब ये बाढ़ से जब दिक्कत पैदा हो जाएंगी तो आप देखिए, एक इसका पक्ष देखिए उसका क्या होगा। देखिए आप कितना भी बैठ जाएंगे, इसका तीसरा पक्ष देखिए आप, इसकी भाषा हो जाए महसूस कीजिए आप। इसका पक्ष क्या होगा, सभी के इलाका, समुद्र का इलाका क्या हो जाएगा, और यहाँ पर समुद्र में प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ समुद्र है वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। और इस पृथ्वी का बीच का इसका कि आपका मॉडल और इसके अपोजिट साइड में कहीं से भी अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ से आपको वोल्केनो इरप्ट हो सकता है, ज्वालामुखी फूट सकता है, तो उस वक्त ये ज्वालामुखी यहाँ से फूटेंगे, जो पृथ्वी के टेम्परेचर को फिर बढ़ा देंगे। इसके अलावा अगर ये ज्वालामुखी आपके समुद्र के अंदर फूटे तो भयंकर सुनामी की स्थिति पैदा हो जाएगी। देखा है सुनामी कैसा हुआ, सुनामी से कितने लोग आपके मर जाएंगे। कुल मिला के ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। तो इतना खतरनाक है ये ग्लोबल वार्मिंग, इसको थोड़ी सी आप साइंस करें और अपने मन में सोचिए कि हम इस पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पॉस्टेरिटी के लिए, इस फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं।
कैसे उसको जीवन दें? आप क्या कर सकते हैं? पहली बात है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल करें। आप बच्चे, आप सब नई जनरेशन आई बच्चों की, और ये देश और ये समाज, ये पूरा वर्ल्ड एक फैमिली का एक बच्चे से ज़्यादा आप नहीं बनाइएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आगे वाले बच्चे भी दुनिया को देखें, तो हमें इतना सब काम करना पड़ेगा। आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उसका यूज करने में। चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो नवीनीकृत ऊर्जा की स्रोत है, सौर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। जैसे आप विंड एनर्जी का आज हवाई एक ऐसा देश है जो पूरा विंड एनर्जी पर काम करता है, वहाँ पूरी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की विंड एनर्जी पर। जो हम जो उन्नत है, कुछ चीज़ों को समझते हैं, आपको साफ करते हैं, उस दर्द को समझते हैं, तो वो विंड एनर्जी पर पूरा काम करता है। तो हमको भी विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और टाइडल एनर्जी, समुद्र में जो टाइड आता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी हम अपनी ओर से एक्स्ट्रा एनर्जी को प्रोड्यूस ना करें। और अगर ऐसा हम कर पाते हैं, अपने घरों में थोड़ी बहुत फूल लगाना, अगर ये सब कर पाते हैं तो आने वाले समय में आपको 50 साल बाद जब 3 बच्चे पीछे हो जाओगे, तब आपको ये महसूस होगा अगर आप अपने देश के लिए कर पाए, उसके दर्द को समझ पाए, समाज को समझ पाए, तो आपको महसूस होगा कि हमने जीवन को सार्थक किया। कभी तुम अपने बच्चों को हंसते हुए देख पाओगे, नहीं तो उनके चेहरे क्या होंगे, गुस्से हुए होंगे। ठीक है, तो बच्चों को पूछना शुरू करने पर आप अरे रोहित और रोहित बेटा इनको बुला दो, उनको बुला के ला पढ़ाएं। रोहित तरक्की में पहुंच चुका है, तो इनको बुला के यहाँ बैठा दें। जैसे CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन आदि विषयों जैसे हैं, इनके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, इस समस्या को पूर्णतः समाप्त करने का कोई उपाय नहीं है, ये हमें जानना चाहिए। ऐसा तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग का रिस्पॉन्स नहीं है, इसका समाधान है। लेकिन पहली बात तो हमारी प्रश्न उठे, अगर जब प्रश्न आपके दिमाग में उठेंगे तो समाधान तो बहुत है कि हम जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे किसी गाड़ी में धुआं आता है तो उस गाड़ी को पहले उसका चालान हो जाए। हमारी कंट्री में नहीं होता, लेकिन विदेशों में जैसी गाड़ी में धुआं आएगा तो उसका चालान हो जाएगा। क्योंकि धुआं जो गाड़ी धुआं करती है, इसका मतलब वो डबल काम कर रही है। दूसरा, अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल अगर डेवलप कर पाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर पाए या कोई भी ऐसा तरीका में इस्तेमाल कर पाए लगे रहे हैं। लेकिन इसकी भाषा को आप समझना क्या खतरनाक है। जितने बच्चे को इसको समझ में आ रही बात की हाथ खड़ा करिए, जरा वो आदमी की भावना कितने बच्चे समझ जाते, हाथ खड़ा करिए। जितने बच्चे समझ रहे हैं वो अपने साथी भी बदल जाइए। इसके अलावा कुछ पूछना है आपने? किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो आपका एक काम ये है, कल को आप जैसे कि पहले वैज्ञानिकों का मतलब जो मानना है, पहले के अनुसार CO2 का स्तर बढ़ता और बढ़ता जा रहा है। सर हम उस मान लो के अनुसार यह भी जान सकते हैं कि
CO2 का जो स्तर अभी बढ़ रहा है वो बाद में घटेगा भी। ये तो अभी आएगा ना, पहले तो ऐसा नहीं था। अभी तो जो रैपिड से खराब जो ये दिक्कत है। अगर हम इस लेयर को कंट्रोल कर गाड़ियों का इमिशन को कम कर तो ये अपना कम हो जाता है। अगर ये हो जाएगा तो जैसा कि आपने बताया कि गाड़ियों में अगर CNG का प्रयोग किया जाए तो इससे ये समाप्त मतलब थोड़ी कम हो जाएगा। अगर जिन जो भी इसके कारक है ग्लोबल वार्मिंग के, अगर इसको ये कारक सब कम कर दिए जाए तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, या जो भी गैस का आवरण अभी भी पृथ्वी में बना है वो भी बना रहेगा। आप बहुत चीज़ों को एकदम कम कर देते। ओजोन लेयर पर हमने काम किया। ओजोन लेयर में पहले ओजोन की लेयर में छेद हो गया था अंटार्कटिका साइड में। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने लोगों ने इसको कंट्रीब्यूट किया और आज ओजोन लेयर का जो छेद है वो करीब फिलअप हो गया या बहुत कम हो गया। तो फ्लोरोकार्बन जो कंपाउंड होते थे जो फ्रीजर वगैरह में होते थे उनका ऑक्सीजन कम कर दिया, तो उससे काफ़ी कंट्रोल हो गया। तो यहाँ पर भी अगर हम अपने इंडस्ट्रीज़ में भाई जो मेजर्स यूज करना है कि भाई CO2 का वैक्सीनेशन आप नहीं कर पाएंगे, इसको यूज करें। यूज तो माफी क्या कर सकते हैं, लेकिन आपने फायदे के लिए बहुत चीज़ों को नहीं कर सकते। इसलिए दिक्कत हम जो अपने एकदम विश्वास होते हैं उसकी वजह से हम ये काम को नहीं करते। अगर इंडस्ट्रीज CO2 एमिशन को बंद कर वो कर सकती है आराम से, इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी सी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन ये भरोसा के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और किसी बच्चे ने कुछ ठीक है, तो आप कल को आप इस तरह की संडे है और परसों आप शुरू करेंगी 10 से आज मेरी क्लास